दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुझदिल, अब लहरों ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज आप लोगों के बीच भूगोल का कुछ जो जल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन में है, उस चैप्टर को लेकर आए हैं और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग आज समझेंगे इस चैप्टर को। जल, आप लोगों को पता होगा कि वाटर इज लाइफ, है ना, जल ही जीवन है। जैसे हम लोग दैनिक रोजमर्रा के काम में जल का उपयोग करते हैं, जब खाना बनाते हैं, नहाते हैं, अनेकों प्रकार के काम में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। तो आज उन्हीं चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन्हीं चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पे लगभग 100% में से, 1 मिनट रुक जाइए, मैं पेन ले लेता हूँ। 100% में से लगभग 71% पूरा जल है, और मात्र 29%, मात्र 29% क्या है, भूस्थल है। लेकिन 71% जल होने के बावजूद भी जल की कमी हो रही है, जल की कमी की महसूस हो रही है। तो आज हम लोग चलते हैं स्टार्ट पर। देखिए पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल का 96.6% भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जितना भी जल है, पृथ्वी पर जितना ही जल है, उसका 96.6% भाग समुद्र में पाया जाता है। और पूरे जल का लगभग 2.4% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। इसका मतलब हुआ कि 96.6% जो पानी है, 96.6% जो पानी है, उस समुद्र में निहित है, समुद्र में निहित। इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मात्र जो 2.4% है, ये है जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग कर पाते हैं, है ना, उपयोग करने लायक है। देखिए कुल ताजे पानी का 70%, कुल ताजे पानी का 70%, जितना ताजे पानी कितना है, 2.4%, 2.4%, उसका 70% भाग ही भाग आइसवर्ष और ग्लेशियर में जमी हुई है ना, जो पहाड़ पे बर्फ के रूप में जो जमी होती है, वो 70%, ताजे पानी का 70% जमी हुई है बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में। आगे का जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है। भूमिगत जल का मतलब हुआ जो भूमि के अंदर में जो जल पाया जाता है, उसे भूमिगत जल बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं। तो कुल ताजे पानी का 30% भाग भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जो हम लोग चापाकल के सहायता से निकालते हैं, बोर्डिंग जो दमकल हम लोग बोलते हैं, उनकी सहायता से निकालते हैं। देखिए पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। पूरी दुनिया में जितना वर्षा होता है, उसका 4% वर्षा इंडिया में होती है। 4% वर्षा कहाँ होती है, तो इंडिया में। आप लोगों को याद रखना है, कुल ताजे पानी का 30% हिस्सा भूमि कहाँ संचित है, भूमिगत जल के रूप में। और कुल वर्षा का 4% हिस्सा कहाँ होती है, तो भारत में होती है। जैसे 100% पूरे विश्व में मान लेते हैं कि 100% वर्षा होता है, उसका 4% भाग इंडिया में सिर्फ वर्षा होता है, 4% इंडिया में बारिश होता है। तो हम लोग देखिए भूमिगत जल को चापाकल की सहायता से, पहले ही बोल दिया, चापाकल की सहायता से, बोर्डिंग की सहायता से, है ना, नए नए टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्षा जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। भारत काफी घनी जनसंख्या वाला देश है। तो प्रति व्यक्ति जल उपयोगिता के मामले में भारत 133वां नंबर पर। ध्यान रखना आप लोग को। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी होगा, भारी कमी होगा। आप लोगों को पता है कि ऐसे जल संसाधन से रिलेटेड जो संस्था है, वो अभी से अनुमान लगा रही है कि कुछ ऐसे भाग है जो 2025 तक उस देश में, उस क्षेत्र में पानी मिलना बंद हो जाएगा, उसमें भारत भी शामिल हो सकता है। जैसे जितना भी आप लोग को मैप में देखिए, यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है, क्षेत्र ये सब दिख रहा है, यहाँ पर भारी कमी आने वाला है पानी का, भारी कमी आने वाला है पानी का 2025 तक। देखिए यहाँ पर अब है हमारे, देखिए यहाँ पर जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है, जल हमारे लिए अत्यंत जरूरी होता है। जल के बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। हमारे दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। हमारे दैनिक क्रिया में हम लोग तो पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, पानी की सहायता से कपड़ा धुलते हैं, नहाते हैं, है ना। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल उपलब्ध है। जैसे कोई किसान खेती कर रहा है,
है ना, खेती करेगा तो वहाँ पर पानी की आवश्यकता पड़ेगा, पानी की आवश्यकता पड़ेगा। अगर कोई बड़ा फैक्ट्री है तो वहाँ पे भी पानी की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। तो आर्थिक क्रियाओं में जल की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। जनसंख्या अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या बिना पानी के रह पाएगा लोग? तो जनसंख्या बढ़ने के कारण भी क्या हो रहा है, जल की मांग बढ़ रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर, लेकिन भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित हो रहा है। प्राकृतिक कारणों जो अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लेकिन भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित हो रहा है। जो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को इस बारे में हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए कहीं पर जो खेती वाला जो भूमि सब होता है, कहीं अब देखिए, अब अगल बगल में आसपास के पर्यावरण में आप लोग गौर करते होंगे कि कितना जो कंक्रीट वाला घर सब बन रहा है, बिल्डिंग सब बन रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वो पूरे जमीन पर फर्श हो रहा है, फर्श हो रहा है, जिसके कारण से जब बारिश वाला पानी या कोई अन्य पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाती है ना। इसीलिए जो भूमिगत जल है वो रिचार्ज नहीं हो पाती है। आप लोगों को पता होगा कि पहले 15 पाइप 20 पाइप जमीन के अंदर ये डालते थे तो पानी निकलना, मतलब पानी निकल जाता था। लेकिन अभी जब कोई कल करवाते हैं, चापाकल को जमीन के अंदर जब पाइप डालता है तो वो देखिएगा 25 पाइप 30 पाइप डालना पड़ता है, क्योंकि भूमिगत जल का स्तर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर जल की दुर्बलता, दुर्बलता मतलब कमी, दुर्बलता का मतलब क्या हुआ, कमी होता है। देखिए यहाँ पर हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि जंगल सब कट काट करके घर बना रहा है लोग, है ना। पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसके कारण से बारिश समय पर नहीं होती है। देखिए तेजी से होने वाले वनोन्मूलन के कारण भूमिगत जल के प्राकृतिक रिचार्ज में कमी आ जाती है। वही बात, वनोन्मूलन का मतलब वही जंगलों सब की कटाई, पेड़ पौधा की कटाई। देखिए काट काट दिया यहाँ पर। जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने और सड़कें बनने से जमीन की जल सोखने की क्षमता कम हुई है। अब देखिए कोई जमीन है उस पर हम फर्श डाल देंगे, रोड बना देते, तो क्या जमीन के अंदर जा पाएगी जल? नहीं जा पाएगी। वो भी जल दुर्बलता मतलब कमी, जल की दुर्बलता का मतलब क्या होता है, कमी। इसके कारण भी जल की कमी हो रहा है, इसके कारण भी क्या हो रहा है, जल की कमी हो रहा है। देखिए जल दुर्बलता एवं उसके कारण, वही बात है जल दुर्बलता के बारे में। देखिए जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, इससे भी जल में कमी आ जाएगा। कोई व्यक्ति बिना पानी के नहीं रह पाएगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको पानी की आवश्यकता होगी। उत्पादन में देखिए, उत्पादन में वृद्धि, किसान अधिक उत्पादन के लिए अधिक जल से सिंचाई करते हैं, है ना। किसान लालच में आके क्या करता है, खेतों को अधिक सिंचाई करते हैं, अधिक जल का उपयोग खेत में कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए किसान सिंचाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मौसम में भिन्नता, कहीं बारिश तो कहीं सूखा। देखिए मौसम में भिन्नता के कारण भी जल में कमी हो सकता है। मौसम की भिन्नता का मतलब क्या हुआ, देखिएगा किसी इलाका में बहुत अधिक बारिश हो रहा है तो कहीं सुखाड़ पड़ रहा है, कहीं सुखाड़ पड़ रहा है ना। तो मौसम में भिन्नता, कहीं बारिश तो कहीं सूखा ला देती है। उद्योग अत्यधिक उद्योग लगने से जल में कमी आ रही है। देखिए जल में अब अत्यधिक उद्योग लगने से क्या होगा, इसमें से देखिए फैक्ट्री सब में से क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण फैलेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। बहुत सी प्रदूषण वातावरण में फैल जाएगा और क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, तो समय पे बारिश नहीं हो पाएगा, है ना। जल दुर्बलता में उसके कारण में ही है ये सब। देखिए उसी के हेडिंग के देखिए यहाँ पर, उच्च सोसाइटी या परिवार के लोगों के द्वारा जल का दुरुपयोग किया जाता है ना। उच्च सोसाइटी और परिवार के लोगों के द्वारा जल का दुरुपयोग किया जाना। देखिएगा यहाँ पर गाड़ी धो रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना वैन को धो रहा है, वो भी स्वच्छ पानी से धो रहा है। देखिए मोटर से निकल रहा है, गाड़ी को धो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, जल में कमी हो रहा है। कुछ व्यक्ति देखिए स्विमिंग पूल बना करके जल को रोक दिया है यहाँ पर, है ना। सिर्फ नहाने के लिए इतना पानी रख लिया है ना। यहाँ पर देखिए स्विमिंग पूल, गाड़ियों एवं घरों को बार बार धोना आदि क्रियाकलापों से जल का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। इन कारणों से भी जल में कमी आ जाती है, इन कारणों से भी जल में कमी आ रही है। ठीक है, कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप है जिनसे पानी की बर्बादी होती है। आप लोगों को पता होगा, देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर टैप खोल दिया है और हंस करके आईने में देख रहा है, हंस करके क्या कर रहा है, आईने में देख रहा है, यहाँ पर पानी बर्बाद हो रहा है ना। तो देखिए कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप है जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। यहाँ पर देखिए घरेलू क्रियाकलापों में अधिक पानी का खपत करना। घरेलू क्रियाकलाप में देखिए अगर एक दो बाल्टीन से अगर आप नहा लेते हैं तो 2 ही बाल्टीन से आप नहाइए, है ना। अत्यधिक पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अत्यधिक पानी को क्या करना नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए नल खुला छोड़ देना,
है ना, पाइप फूटा होना, देखिए यहाँ से पाइप से पानी जा रहा है और इधर इधर पाइप फूट रहा है, तो ये पानी सब क्या हो रहा है, बर्बादी हो रहा है। देखिए बरसात वाले फल सब्जियों को अन्य मौसम में भी उपजाना आदि, देखिए बरसात वाला जो फल सब्जियां होता है उसको बारिश टाइम में ही लगाना चाहिए, अन्य मौसम में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी और पानी की कमी हो जाएगी, वहां पर पानी की कमी हो जाएगी। और देखिए क्रियाकलापों से पानी की बर्बादी होती है, पानी की बर्बादी होती है। देखिए जल की गुणवत्ता में कमी, जल की गुणवत्ता में कमी मतलब जल की प्रदूषण होना, है ना। जल की गुणवत्ता का मतलब क्या हुआ, जब जल अपने वास्तविक गुण को खो देती है तो वो जल पर क्या होता है, उपयोग लायक नहीं रहता, वही प्रदूषित हो जाता है जल। देखिए प्रदूषण, प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में कमी, है ना, प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में कमी। देखिए यहाँ औद्योगिक कचरा, उद्योगों कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। औद्योगिक कचरा को, जो फैक्ट्री वाला कचरा सब होता है, उसको जल में जाके छोड़ देते हैं, नदी में जाके उसको दहा देते हैं, तो क्या होता है, वहां का जल प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। देखिए वर्षा जल हर जगह कंक्रीट होने के कारण धरती में नहीं समा पाती है, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। वर्षा जल क्या होता है, ऊपर से बारिश होता है और कंक्रीट से नीचे में क्या हो रहा है, देखिए रोड बन रहा है, घर बन रहा है, तो कंक्रीट होने के कारण से जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता, जिससे पानी की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, पानी की गुणवत्ता में कमी। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री से जोड़ दिया गया है नदी में, पानी को पूरा प्रदूषित कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये रियल में गंगा नदी में जो प्रदूषण जाती है वो वाला पिक है, यहाँ पर आप लोगों को सामने होगा, गंगा नदी को पूरा प्रदूषित कर रहा है ये पाइप, सब पाइप के माध्यम से जो आ रहा है, देखिए। देखिए यहाँ पर कई स्थानों पर भूमिगत जल इसीलिए प्रदूषित हो गया है कि वहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है ना। देखिए कई मतलब भूमिगत जल इसीलिए प्रदूषित हो गया, भूमि के अंदर जो जल है इसीलिए भी प्रदूषित हो जाता है कि रासायनिक उर्वरक, जो रासायनिक खाद होता है, कीटनाशक को मारने वाला जो दवाई होता है, उसका उपयोग से भी, उसके उपयोग से भी क्या होता है, पानी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देखिए कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना दूषित हो चुका है कि अब वहाँ इस्तेमाल के लायक ही नहीं। यहाँ पर देखिए चापाकल से कैसा पानी आ रहा है, पूरा गंदा पानी आ रहा है, इस पानी को हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। अगर उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग के अंदर में क्या हो जाएगा, बीमारी होने की अत्यधिक संभावना है। ऐसा पानी को कौन पिएगा, है ना। इसलिए पानी को हम लोग को बचाना चाहिए, अभी से हम लोग को पानी को बचाना चाहिए। यहाँ पर देखिए बांध और बहुउद्देशीय परियोजना पर हम लोग आगे, बांध और बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है, एक साथ कई उद्देश्यों को प्राप्त करना, है ना, एक साथ कई उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। देखिए अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाए गए परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। बांध का प्रयोग की बिजली बनाने के लिए किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए और अन्य कार्य के लिए भी जो बांध बनाया जाता है, मतलब एक साथ अधिक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए जिस परियोजना को बनाया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ। अब बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ होता है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ होता है, तो देखिए एक सिंचाई के लाभ हो जाता है ना। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है, सिंचाई के लाभ हो जाता है। देखिए नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्यों में एक सिंचाई है ना। अब देखिए जिस बहुउद्देशीय परियोजना को मतलब क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है और यहाँ पर क्या कर दिया, परियोजना बना दिया गया है ना, परियोजना बना दिया गया, पानी को नियंत्रित कर दिया गया है, पानी को नियंत्रित कर दिया गया है। जब अब पानी इस साइड जो इस देखिए इस परियोजना ये जो बांध है इस साइड अगर जरूरी होगा तो क्या करेगा, जितना पानी अगर इसको जरूरी होगा उतना यहाँ से छोड़ देगा। देखिए नदियों पर बांध बनाकर नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाई जाती है ना। नदियों पर देखिए, नदियों पर क्या किया जाता है, बांध बनाकर देखिए नदियों की सहायता से खेतों तक क्या किया जाता है, पानी पहुंचाई जाती है और सिंचाई किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ में जल विद्युत, है ना, जल से जो विद्युत का निर्माण किया जाता है। देखिए नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्यों में से एक जल विद्युत उत्पादन करना होता है, उत्पादन करना होता है। देखिए ऊंची जगह से ऊंचाई से जल गिराकर टरबन चलाई जाती है, जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई जगह है, यहाँ से टरबन चलाएगा और यहाँ पर जाकर क्या होगा, विद्युत का निर्माण हो जाता है, विद्युत का निर्माण हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ में देखिए नदी घाटी परियोजनाओं का एक उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण भी रहा है।
बाढ़ नियंत्रण में देखिए, अब जिस क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ आ रहा है तो वहां पर क्या करेगा, यहाँ से बांध बना देगा और इधर ही पानी को रोक देगा, तो इधर वाला भाग क्या होगा, बाढ़ में नहीं डूबेगा। देखिए बांध बनाकर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। देखिए जैसे हम ये बांध बना दिए, बांध बना दिए तो इधर जो जितना भी बारिश वाला पानी होगा इधर सब रुक जाएगी, एक नियंत्रित मात्रा में उसे निचले वाले क्षेत्रों तक छोड़ा जाता है। अब देखिए हमको जितना जरूरी होगा उतना यहाँ से हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर सिंच इधर पानी की जरूरत होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बांध को खोल देंगे, जितना पानी की आवश्यकता होगा है ना उतना उपयोग कर लेंगे। देखिए जिससे बाढ़ नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगा, जिससे बाढ़ की स्थिति का उत्पन्न नहीं होगा। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ में ही है। देखिए इसके अतिरिक्त घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में जल की आपूर्ति करता बहुउद्देशीय परियोजना से। अब जिस क्षेत्र में मतलब पानी ही नहीं मिल रहा है, जिस क्षेत्र में क्या पानी ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ क्षेत्रों में क्या किया जाता है, वहां पर बहु मतलब बांध बनाया जाता है और वहां से देखिए मत्स्य पालन, नौ परिवहन है ना, मनोरंजन, मृदा अपरदन नियंत्रण आदि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ है। देखिए यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाकर यहाँ पर पानी को रोका गया और ये लोग उपयोग कर रहा है ना। मनोरंजन की स्थिति भी, वहां पर पानी जमा रहेगा तो इसमें बोटिंग बोटिंग वोटिंग करता है। यहाँ पर देखिए नदियों पर बांध बनाने से बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता। अब क्या है यहाँ पर हेडिंग में बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानि। लाभ तो हम लोग देख लिए कि अनेकों प्रकार के लाभ मिलता है, विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण कर लेते हैं, मृदा अपरदन को रोक कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले हानि को देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले हानियों को देखेंगे। जिससे कृषि क्षेत्र, वनस्पति और आवास डूब जाता है। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना तो बना दिए, लेकिन अब जैसे बहुउद्देशीय बांध बना दिए, इस साइड वाला जो क्षेत्र होगा क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाता है। तो वही बात लिखा है, जिससे कृषि क्षेत्र, वनस्पति और आवास डूब जाता है। परिणाम जीव जंतु और लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, नर्मदा नदी पर बांध बनाने से, है ना। तो वहां पर क्या हुआ था, बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, बहुत से लोगों को क्या होना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था, मतलब अपने जगहों को छोड़ के जाना पड़ा था वहां से। और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, कृषि क्षेत्र डूब रहा था, वनस्पति आवास डूब जा रहा था, है ना, जीव जंतु और लोगों को विस्थापित मतलब अपने जगहों को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा था, है ना। ये सब बहुउद्देशीय परियोजना के हानि है। देखिए नदियों पर बांध बनाने से प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है, प्राकृतिक बहाव। देखिए इस नदी पर बांध बना दिया और इस पर क्या होगा, प्राकृतिक यहाँ से पानी नहीं बहेगा, जिससे तलछटीय जमाव होने लगता है ना। जिससे क्या होता है, तलछटीय जमाव होने लगता है। देखिए यहाँ पर ये वाला क्षेत्र सब में क्या हो रहा है, ऊंचा कहीं कहीं कम पानी तो कहीं ज्यादा पानी, तलछटीय जमाव होने लगता है। इस कारण नदियाँ, जीवों के आवास और भोजन में कमी हो जाती है ना। अब देखिए इधर का जो जीव जंतु होगा, मछली उछली वगैरह होगा, सब तो डेट कर जाएगा, इसको पानी नहीं मिलेगा तो, है ना, भोजन नहीं मिलेगा तो डेट कर जाएगा, है ना। तो वही बात लिखा है यहाँ पर, सब नदी घाटी परियोजना के हानि में है, नदी घाटी परियोजना के हानि में। यहाँ पर देखिए बांध बनाने से धरातल पर पानी का बोझ बढ़ जाता है ना। बांध बनाने से क्या होता है, बांध बनाने से धरातल पर पानी का बोझ बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, प्लेटों में गति उत्पन्न हो जाता है और भूकंप की उत्पत्ति का कारण बन जाता है ना। अब देखिए बांध बना दिया इस साइड में, अब जैसे ही बांध, अब पहले अब फोटो पिक में तो देख ही लिया, इधर बांध बना दिया, अब क्या होता है, जमीन पर बोझ बढ़ जाता है और प्लेट पर प्रभाव पड़ती है ना, प्लेटों पर प्रभाव पड़ती है, जिससे प्लेट में गति उत्पन्न हो जाती है जो भूकंप की समस्या का उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर भूकंप समस्या का उत्पन्न कर देता है और बहुत हानि हो जाती है, बहुत हानि हो जाती है। अब क्या है, देखिए वहां पर बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि को देख ले। यहाँ पर वर्षा जल को कैसे संग्रह करें, है ना, हार्वेस्टिंग, मतलब संग्रह करना का क्या मतलब है, बचाना, है ना, एकत्रित करना। संग्रह का मतलब क्या हुआ, एकत्रित करना। तो देखिए हम लोगों के देश में प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रह किया जाता है, बहुत पहले से ही वर्षा जल को क्या किया जा रहा है, संग्रहित किया जा रहा है। देखिए तालाब और गड्ढे बनवाए जाते थे पहले से ही, क्या किया जाता था, तालाब और गड्ढे बनाकर वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। देखिए यहाँ पर तालाब बनाकर, गड्ढा बनाकर, यहाँ पर देखिए जमीन में ये सब दीवाल वाल जोड़ करके पानी को नियंत्रित किया गया, हार्वेस्टिंग किया गया, संग्रहित संग्रहित किया गया है ना।
यहाँ पर देखिए वर्षा वर्षा जल संग्रह में, यहाँ पर देखिए यह प्राचीन समय से प्रचलन में था। वर्षा जल संग्रह है ना, प्राचीन काल मतलब प्राचीन, पहले के लोग भी सोचते थे कि अगर पानी अभी खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी कैसे पानी मिलेगा, है ना। तो वो लोग भी सोचते थे कि पानी आने वाली पीढ़ी को भी मिलना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है ना, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए यहाँ पर यह प्राचीन समय से प्रचलन में था। छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, है ना। छत पर क्या किया जाता था, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, फिर पाइप के द्वारा जमीन पर बनी टैंक में डाल दिया जाता था, है ना। फिर गर्मी के सूखे दिनों में इसका प्रयोग किया जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार जल शुद्ध होता था। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, जो छत पर बारिश का पानी को क्या कर लिया जाता था, एकत्रित कर लिया जाता था और किसी पाइप के माध्यम से उसको टंकी में भर लिया जाता था, है ना। देखिए टंकी में भर लिया जाता था या जमीन के अंदर एक टंकी बनवा दिया जाता था, इसमें पानी को क्या क्या कर लिया जाता था, संग्रह कर लिया जाता था, है ना। और फिर गर्मी के दिनों में, सूखे के दिनों में इस पानी को उपयोग किया जाता था। और वैज्ञानिक के अनुसार ये जल क्या होता था, क्या होता है, अभी भी होता है, वैज्ञानिक के अनुसार ये जल शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जल क्या होता है, शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जल शुद्ध होता है। देखिए अब वर्षा जल संग्रह, वर्षा जल संग्रह टाँका या भूमिगत टैंक, है ना। टाँका या भूमिगत, देखिए यहाँ पर टाँका या भूमिगत टैंक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में बरसात के जल को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण परंपरागत तकनीक है। टाँका या भूमिगत जल, यहाँ पर देखिए जमीन खोद करके क्या किया जाता है, ऊपर से क्या किया जाता है, प्लास्टर उलास्टर कर दिया जाता है, और इसके माध्यम से इसमें जल संग्रहित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। फिर पानी की जब आवश्यकता होता है तो यहाँ से निकाल लिया जाता है ना। इसे कुंड भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना, टाँका या भूमिगत टैंक को क्या किया जाता है, कुंड भी कहा जाता है। वर्षा जल को घर के नीचे मिट्टी या सीमेंट से बने गड्ढे में जमा किया जाता है। वही बात देखिए, इसके अंदर ये वर्षा वाला ये घर है, इसके अंदर क्या जाता है, ऐसे करके पानी जाएगा, फिर इसका उपयोग के टाइम में इसमें से निकाल लिया जाता है, उपयोग के टाइम में निकाल लिया जाता है। एक देखिए यहाँ पर वर्षा जल संग्रह, खादिन, खादिन की सहायता से भी वर्षा जल को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। देखिए खादिन मिट्टी का बना बांध नुमा और अस्थायी तालाब होता है। इधर देखिए, जो किसी ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित की जाती है, जहाँ एक के बाद एक खादिन बने होते हैं। एक खादिन में पानी भरने के बाद दूसरे का खादिन में पानी जाता है। और जैसलमेर में खादिन से कई उदाहरण देखे गए हैं। जैसलमेर जो है वहां पर खादिन के कई उदाहरण देखे गए हैं। देखिए यहाँ पर ऊंचे वाले स्थान से क्या किया जाता है, इधर से पानी जाता है और यहाँ पर भी पानी घेर लिया जाता है। जब इस भर जाता है तो ये वाला पानी यहाँ पर भर जाता है, और यही वाला पानी जब इस एरिया में भर जाता है तो इधर जाने लगती है ना। तो इस तरह के, जब हम लोग इस तरह से जल को बचाते हैं तो इसको खादिन कहा जाता है ना। देखिए ऊंची ढलानों से जाता है पानी, इधर ऊंची ढलान है और इधर जाएगा, पानी को संचित कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जोहार। यहाँ पर देखिए जोहर है, जोहार नहीं। वर्षा जल संग्रह, वर्षा जल संग्रह, जोहार। देखिए सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए या बनाए गए गड्ढे को जोहार के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध सूक्ष्म, अर्ध सूक्ष्म मतलब जो प्रदेश ज़्यादा गर्म वाला होता है, मतलब वहाँ पर मतलब बारिश ही नहीं होती है, मतलब थोड़ा बहुत बारिश होती है, ऐसा समझिए, थोड़ा बहुत बारिश होती है, उस क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जोहर बना दिया जाता है। देखिए जोहर बनाया गया और इसमें क्या किया गया है, पानी को संचित कर लिया गया है, पानी को संचित कर लिया, जिसका उपयोग सिंचाई एवं जल संरक्षण के लिए किया जाता है ना। इसका उपयोग, देखिए जल का संरक्षण बचाव तो हो ही रहा है, और इसका उपयोग सिंचाई के रूप में भी कर लेता है, सिंचाई के रूप में भी कर लेता है। यहाँ पर देखिए ड्रिप सिंचाई, है ना, ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संग्रह, ड्रिप सिंचाई। देखिए पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में आप लोगों को पता होगा, पूर्वोत्तर भारत इधर है, पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में नदियों और झरनों में, झरनों के पानी को बांस के माध्यम से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी ले जाया जाता है। देखिए अभी झरनों से, झील से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो क्या किया जाएगा, बांस को यहाँ से काट दिया जाता है। देखिए उसमें रास्ता बना दिया जाता है सभी जगह, देखिए यहाँ पर रास्ता बना दिया गया है, और वहाँ से फिट कर दिया जाता है और खेतों तक उस पानी को लाया जाता है बांस की सहायता से, जिसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, जिसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। आगे अब हम लोगों का क्वेश्चन आंसर आ गया, हम लोगों का क्वेश्चन आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। यहाँ पर देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से आप लोग क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना एक समन्वित नदी घाटी परियोजना है। समन्वित का मतलब एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। देखिए, जिसका क्रियान्वयन अनेक उद्देश्यों को एक साथ प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन उद्देश्यों में देखिए, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल, सिंचाई हेतु जलापूर्ति, वन्यजीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन आदि शामिल है। पर्यटन आदि शामिल होता है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब एक साथ एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस परियोजना को बनाया जाता है वही बहुउद्देशीय परियोजना होता है। देखिए ना, एक से बाढ़ नियंत्रण के लिए, मृदा अपरदन के लिए, मनोरंजन के लिए, सिंचाई के लिए, जला पेयजल के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए, है ना, मछली पालन पालन के लिए, जल कृषि के लिए, है ना, इस सब के लिए जो उद्देश्यों के लिए जो बनाया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जल संसाधन के उपयोग को लिखें। जल संसाधन के उपयोग में देखिए, जल संसाधन क्या क्या उपयोग करते हैं, पानी का क्या क्या उपयोग होता है। तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी इसकी महत्व प्राचीन काल से ही है ना। तो हम इसीलिए महत्व, इसी जल का महत्व प्राचीन काल से है, इसीलिए प्राचीन काल से क्या किया जाता था, इसको हार्वेस्टिंग मतलब जल का संग्रह किया जाता था। देखिए यहाँ पर इसका उपयोग पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, घरेलू कार्य के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन विकास के लिए, जन स्वास्थ्य तथा मलमूत्र विसर्जन के लिए इत्यादि के लिए किया जाता है ना। इत्यादि के लिए किया जाता है। इत्यादि के लिए किया जाता है। जल का उपयोग था। देखिए, अंतर्राज्य जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद देखिए, हमारे देश में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है ना। देखिए, कोई नदी है तो बहुत लंबा नदी है। देखिए, गंगे नदी को देख लीजिए, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में भी है ना। तो एक नदियां क्या होता है, एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है ना, जिसके कारण एक राज्य दूसरे राज्य में जल उपयोग को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती है। टकराव की स्थिति बनी रहती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच तुंगभद्रा जल विवाद की समस्या उत्पन्न है। इसी प्रकार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद की समस्या उत्पन्न है ना। देखिए, एक राज्य का पानी मतलब देखिए, नदी तो एक राज्य में स्थित नहीं होता, एक से अधिक राज्य में भी स्थित रहता है ना। तो एक राज्य का पानी दूसरे राज्य में उपयोग करने की स्थिति में मतलब टकराव उत्पन्न होती है। वही बात लिखा है, एक बार हम पढ़ के सुना देते। देखिए, हमारे देश में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, जिसके कारण एक राज्य के दूसरे राज्य में जल उपयोग को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच तुंगभद्रा जल विवाद की समस्या उत्पन्न है। इसी प्रकार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद की समस्या उत्पन्न है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जल संकट क्या है, यहाँ पर देखिए, जल संकट क्या है। देखिए, स्वीडन के एक विशेष फॉल्कल मार्क के अनुसार, स्वीडन के एक विशेषज्ञ है, उसके अनुसार फॉल्कल मार्क एक विशेषज्ञ है, पानी के रिलेटेड से, वाटर के रिलेटेड से एक विशेषज्ञ है ना। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की उपलब्ध ना हो तो जल संकट माना जाएगा। जल संकट माना जाएगा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए देखिए, यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर दर से जल उपलब्ध ना हो तो क्या माना जाएगा, जल संकट माना जाएगा। जल एक दुर्लभ संसाधन है, दुर्लभ संसाधन और कीमती संसाधन है। इसका उपयोग योजना बनाकर किया जाना चाहिए। जब हम लोग पानी को योजना बनाकर उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी समाप्त हो रही है। आप लोग सामने में बगल में मधुबनी है, कुछ इलाकों में वहाँ पर पानी समाप्त हो गया है, तो टंकी से आता है और पानी लोग वहाँ उपयोग करता है ना। टंकी वाला पानी कहीं दूसरे जगह से जाता है और उसका उपयोग होता है, इसीलिए जल का उपयोग योजना बनाकर करना चाहिए कि कितना पानी से हमको नहाना चाहिए, कितना पानी का उपयोग करना चाहिए, इस तरह योजना बनाना चाहिए। तो आज का इतना ही था, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।